हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। राइट, लास्ट टाइम हमने 2.54 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम 2.55 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज 2.55. Emission transition in the Paschen series end at orbit n is equal to 3 and start from orbit n and can be represented as, यहाँ पे क्या दे रखा है, velocity यानी कि v is equal to 3.29 into 10 raised to the power 15 hertz and 1/3 का square minus 1/n का square. So we have to use this formula here. Calculate the value of n if the transition is observed at this wavelength. ठीक है, फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें? सबसे पहले यहाँ पे तो क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बट फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला विच इज गिवन इन क्वेश्चन। क्या दे रखा है? वेलोसिटी इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, 1/3 का स्क्वायर और 1/n का स्क्वायर, ये दे रखा है हमको। ठीक है, अब n हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है बट वी डोंट नो द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? वेलोसिटी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमें दे रखा है 1285 नैनोमीटर। 1285 नैनोमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 1285 नैनोमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1285 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर, और वी कैन से 1.285 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मीटर। समझ में आया कैसे? जब डेसिमल को हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो जब भी डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो पावर ऐड हो जाता है, बट हियर पावर इज ऑलरेडी इन माइनस, तो -9 + 3 जो कि -6 हो जाएगा। ठीक, ओके। नाउ c is 3 into 10 raised to the power 8 upon 1.285 into 10 raised to the power -6 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कट जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2.33। राइट, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा? 2.33 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। 2.33 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। क्या निकाला हमने यहाँ से? वेलोसिटी निकाल लिया। नाउ पुट दिस वेलोसिटी इन दिस इक्वेशन। So 2.33 into 10 raised to the power 14 is equal to 3.29 into 10 raised to the power 15, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। इस पूरे टर्म को हम इधर लेके चले जाएं, इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर साइड जाते किस में हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा। सो 2.33 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 अपॉन 3.29 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.071, और यहाँ पे आएगा 0.111 माइनस 1/n स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस -1/2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, सो इट विल बिकम प्लस 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 0.111 माइनस 0.071। सो 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04। बट यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए? n की वैल्यू चाहिए। रेसिप्रोकल कर दो इसका। सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 25। n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? n स्क्वायर की वैल्यू आई है 25। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 5 आ जाएगी। क्लियर? n की वैल्यू कितनी है? 5 है। पाश्चन सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, पाश्चन सीरीज लाइज इन Paschen series lies in infrared
region of the spectrum. ठीक है, Paschen series lies in infrared region of the spectrum. क्लियर? तो यहां पे हमारा ये 2.55 क्वेश्चन होता है ओवर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2.56. Calculate the wavelength for the emission transition if it's start from the orbit having radius 1.3225 nanometer and ends at the 1.6 picometer. Name the series to which this transitions belong and the region of the spectrum. क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें बताना है कि कौन सी सीरीज में ये लाई कर रहा है एंड उस सीरीज का हमें वेवलेंथ भी कैलकुलेट करना है. सो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, में रेडियस दिया गया है. रेडियस 1 इज 1.3225 नैनोमीटर एंड रेडियस 2 इज 211.6 पिकोमीटर. अगर मुझे इस नैनोमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यस, 1 2 3, तो ये बन जाएगा 1322.5 पिकोमीटर. रेडियस 1 एंड रेडियस 2 हमारे पास आ गया. क्या करेंगे हम? रेडियस फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेडियस फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम. रेडियस फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, और इसकी यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम में ये प्रेजेंट होता है. बट इफ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द पिकोमीटर, व्हाट विल डू? 1 2, सो इट विल बिकम 52.9 n स्क्वायर अपॉन z पिकोमीटर. कंपेयर कर दो रेडियस 1 एंड रेडियस 2 को. रेडियस 1 अपॉन रेडियस 2 इज इक्वल टू, रेडियस 1 है यहाँ पे 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर अपॉन z इंटू z अपॉन 52.9 इंटू n2 का स्क्वायर. 52.9 से 52.9 चला जाएगा, z से z चला जाएगा, सो इट विल बिकम r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर. रेडियस की क्या वैल्यू है यहाँ पे? रेडियस कितना दे रखा है? 1322.5 अपॉन 211.6. क्लियर? समझ में आ गया? सॉल्व कर ले इसको अब हम यहाँ पे. सो क्या होगा? 13.22.5 अपॉन 211.6. तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा हमारा आंसर? 6.25 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर. कितना आ जाएगा? n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर. क्लियर है? कितना आ जाएगा? n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर. अब देखो ये इधर चला जाएगा तो 6.25 पे पावर आ जाएगी हाफ इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 एंड n1 अपॉन n2 विल गेट 2.5. कितना आ जाएगा? n1 अपॉन n2 जो है वो 2.5 आ जाएगा. यहाँ से हम कह सकते हैं कि n1 जो है हमारा 2 हो जाएगा और n2 जो है हमारा 5 हो जाएगा. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 आ जाएगी. वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 2.5 आ जाएगी. हिट एंड ट्रायल मेथड है, राइट? सो इफ n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 5, तो कौन सी सीरीज है ये? फिफ्थ से सेकेंड पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज बाल्मर सीरीज. कौन सी सीरीज है ये? बाल्मर सीरीज है. ठीक है. अब इस बाल्मर सीरीज के लिए हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है. क्लियर? इस बाल्मर सीरीज के लिए क्या करेंगे हम? वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे. नाउ कैलकुलेट. सो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू RH 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
ओह, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा n1 माइनस n2। सारी वैल्यूज पुट कर दो। एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते। क्या कर देते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। कैसे? 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, हम सिर्फ यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। सो लैम्डा इज इक्वल टू, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये आर एच, और इसको सॉल्व करने से क्या करते हैं, एक मिनट पहले इसको कर ही लेते हैं। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1.097, 1.097 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, 1.097 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25. So 1 upon lambda is equal to 1.097 into 10 raised to the power 7. So it will become 25 minus 4 upon 100. ठीक, 1 upon lambda is equal to 1.097 into 10 raised to the power 7, 21 upon 100. ये आ रहा है 21 upon 100, इतना आ रहा है। समझ में आ गया? अब क्या करें, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.097 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 इंटू 21। ये कर दिया हमने, ठीक है, ये कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 434, कितना आ जाएगा 434। यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 7 है। सो 434 ऊपर चला जाएगा इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर और 434 नैनोमीटर। 434 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर और 434 नैनोमीटर। ठीक है, अब इतना वेवलेंथ किसका होता है, विजिबल रीजन का। ठीक है, सो इट लाइज इन अ विजिबल रीजन ऑफ लाइट। इट लाइज इन अ विजिबल रीजन ऑफ light. It lies in a visible region of light. Done? Next question है हमारा 2.57. So 2.57 question is, dual behavior of matter proposed by de Broglie led to the discovery of electron microscope, often used for the highly magnified image of biological molecules and one type of material. If the velocity of electron in this microscope is 1.6 into 10 raised to the power 6 meter per second, क्या कह रहे हैं, velocity दिया हुआ है हमें इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, in the microscope is 1.6 into 10 raised to the power 6 meter per second. हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हमें कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, क्लियर? सो 6.626 into 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड अपॉन मास कितना होता है 9.1 into 10 raised to the power -31 किलोग्राम इनटू वेलोसिटी यहाँ पे कितना दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन में ही गिवन है 1.6 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड। बस इतना ही करना था। क्या था इसमें, हमें इतना ही करना था। इसको सॉल्व कर लो तो 0.455 इंटू 10 रेज टू द पावर, यहाँ पे -34 + 31
और -6 है, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 34 एंड 6 40, और 40 में से 31 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9। कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 9। सो 0.455 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर, 0.455 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर, और वी कैन से कि इतना ही तो नैनोमीटर होता है, ये नैनोमीटर में है। और किस में निकाल सकते हैं, पिकोमीटर की अगर हमें बात करनी है तो नैनोमीटर इज 10 रेज टू द पावर -9 एंड पिकोमीटर इज 10 रेज टू द पावर -12, तो 3 बढ़ा दो, 1 2 3, सो इट विल बिकम 455 पिकोमीटर। कितना आ जाएगा, 455 पिकोमीटर। डन। कितना आया, 455 पिकोमीटर हमारा आंसर आ गया। एंड दिस इज क्वेश्चन 2.57। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो 2.58 2.58 क्वेश्चन है यहाँ पे। सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन diffraction, neutron diffraction microscope is also used for the determination of structure of molecule. If the wavelength used here is 800 picometer, calculate the characteristics velocity associated with the neutron. Calculate the characteristics यानी velocity, क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे, velocity कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या दे रखा है हमारे पास, लैम्डा दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है जो कि है 800 पिकोमीटर। वेवलेंथ कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, 800 पिकोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 800 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, -12, ठीक, और 1 2, so it will become 8 into 10 raised to the power -10 मीटर। 8 into 10 raised to the power -10 मीटर, ये क्या हो जाएगा, हमारा वेवलेंथ हो जाएगा। मास कितना दे रखा है इसमें, मास गिवन है। सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन। जिस तरीके से, किसके सिमिलर बोले, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है उसी तरीके से न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मास की क्या वैल्यू हो, ये न्यूट्रॉन की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, 1.675, कितना हो जाएगा, 1.675 इंटू 10 रेज टू द पावर -27, 1.675 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम, राइट। नाउ कैलकुलेट वेलोसिटी। So velocity is equal to h upon mv, oh sorry, lambda is equal to h upon mv ना, lambda is equal to h upon mv, so v is equal to h upon m into lambda, यही होगा। बस पुट कर दो 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड अपॉन 1.675 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 इंटू और 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आ रहा है। अब 6.626 अपॉन 1.675 इंटू 8, इसको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करना है। अब बताओ इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा, फटाफट से कैलकुलेट करिए। क्या करेंगे, फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए। तो 0.497 है ना, कितना आ जाएगा, 0.497 आएगा, 0.494 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 प्लस 27 एंड प्लस 10, तो 37, 0.494 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 प्लस 37, तो 35, 36, 37, 3, 0.494 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, 0.494 इंटू 10 रेज टू द पावर
3। यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। क्या है इसकी यूनिट? मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम 494 भी लिख सकते हैं, इसको और हम क्या लिख सकते हैं? 494 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। ये किसकी वैल्यू है? ये यहाँ पे हमने निकाला है वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन। क्या कैलकुलेट किया है? वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन, दैट इज 494 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम। 2.59 2.59 So, if the velocity of electron in Bohr's first orbit is this, calculate the de Broglie wavelength associated with it. यहाँ पे भी फिर से हमें क्या करना है? de Broglie wavelength निकालना है। फॉर्मूला सेम है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। वेलोसिटी हमको दे रखा है, किसके लिए वेलोसिटी गिवन है? बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी दे रखा है, और उसी के लिए हमको क्या करना है? वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, राइट? सो velocity is equal to 2.19 into 10 raised to the power 6 meter per second. So lambda is equal to h upon m into v. ठीक है, lambda is equal to h क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वेलोसिटी हमें गिवन है। पुट कर दो बस। 6.626 into 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड अपॉन 9.1 into 10 raised to the power -31 किलोग्राम इंटू 2.19 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सिंपली इसको कैलकुलेट कर दो। अब क्या कर देंगे? सिंपली इसको कैलकुलेट कर दो, तो ये आ जाएगा 0.332 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 प्लस 31 और -6, तो अगेन ये 40 हो गया और ये 9 बच जाएगा, तो 0.332 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर में आएगा, और 322 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा? 322 नैनोमीटर। डन? समझ में आ गया? 322 नहीं है, 332 है। 0.332 नैनोमीटर और 332 पिकोमीटर। ये नैनोमीटर में लिखना चाहे नैनोमीटर में लिख सकते हैं, पिकोमीटर में लिखना चाहे तो पिकोमीटर में भी हम लिख सकते हैं। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 2.60। नाउ अब हम बात करते हैं 2.60 की। सो 2.60 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 2.60 क्वेश्चन दे रखा है, इफ द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 1000 वोल्ट इज 4.37 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो वेलोसिटी एसोसिएटेड है प्रोटॉन से, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको दे रखा है, और वेलोसिटी तो है ही हमारे पास। इफ द हॉकी बॉल मास भी हमको दे रखा है with this velocity, calculate the wavelength associated with this velocity. क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, यानी कि लैम्डा कैलकुलेट करना है हमें। दिया क्या है? वेलोसिटी हमें गिवन है 4.37 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। मास भी हमें गिवन है इस बार 0.1 kg, एंड लैम्डा हमको निकालना है। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी, राइट? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड अपॉन 0.1 kg इंटू 4.37 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये है, क्या हो जाएगा? ये दे रखा है हमें पूरा। अब इसको सॉल्व कर लो। क्या कर लो? अब इसको सॉल्व कर लो। तो ऊपर देखो 6.626
अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 0.437 इनटू 10 रेज टू द पावर -34 और -5 कितना है -34 एंड -5 कितना हो जाएगा माइनस का 39 तो पावर कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस का 39। अब इसको सॉल्व करो 6.626 अपॉन 0.434 इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 15.16 into 10 raised to the power -39 and the unit is meter. 15.16 into 10 raised to the power -39 मीटर। ठीक है, अब डेसिमल को आप शिफ्ट करना चाहो तो शिफ्ट कर दो, पावर में चेंज आ जाएगा, अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, आ गया समझ इतना? डन है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अब हम। सो 2.61 2.61 क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ ±0.002 नैनोमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, मोमेंटम कितना दे रखा है h/4π इंटू 0.05 नैनोमीटर। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू? ठीक है, ये हमें बताना है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या दे रखा है हमको यहाँ पे, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है ±0.002 नैनोमीटर, 0.002 नैनोमीटर। मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.002 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर, राइट। ठीक है, ये हो जाएगा, और 1 2 3 तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 मीटर। दिस इज डेल्टा एक्स का वैल्यू। किसका वैल्यू है? डेल्टा एक्स का। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा देंगे। क्या होता है? डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, सॉरी h/4π है, h/4π। हमें यहाँ पे डेल्टा एक्स गिवन है, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π इंटू डेल एक्स। ये हो जाएगा डेल पी इज इक्वल टू h/4π इंटू डेल एक्स। क्लियर? अब 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। क्या किया? सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। क्या किया? सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। कितना आ जाएगा 2.638, कितना आ जाएगा 2.638, राइट। पावर देखो 10 रेज टू द पावर -34 और प्लस का 12, सो 2.638 इंटू 12 है ये, सो 2 बचेगा और यहाँ पे भी 2 बच जाएगा। 22 माइनस का कितना आएगा माइनस का 22, इतना ही तो आएगा। 34 था, 34 में से हमने क्या करा दिया इसको 12 सब्ट्रैक्ट करा दिया। 34 में से कितना सब्ट्रैक्ट करा दिया हमने 12 सब्ट्रैक्ट करा दिया। कुछ मिसिंग है पॉइंट्स में? यस, यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग भी है, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 26 है। कितना आएगा यहाँ पे 2.6 नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 26.38 इंटू 10 रेज टू द पावर 22, सो 2.638 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। क्लियर? पॉइंट 0.5
42638, फिर 2.638. नाउ इट्स करेक्ट. ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, हमने डेल पी की वैल्यू निकाली है. नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल मोमेंटम. क्या कह रहे हैं, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू? Is there any problem in defining this value? So what we have to calculate here, we have to calculate the actual momentum. कैसे निकालेंगे? जो फॉर्मूला हमें दिया गया है क्वेश्चन में वो देखो. एक्चुअल मोमेंटम h अपॉन 4 पाई इंटू 0.05, h अपॉन 4 पाई इंटू 0.05. आया समझ में? पुट कर दो. 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.05. ठीक है, क्या आ जाएगा? 0.05 नैनोमीटर में है, इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 कर दो, अभी मीटर में हो जाएगा. अब इन पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 1.055 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24. कितना आ जाएगा? 1.055 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. यूनिट क्या रहेगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. और ऊपर वाले की भी क्या यूनिट है? सेम यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अब इसमें होगा क्या, क्वेश्चन हमसे पूछा है इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्चुअल मोमेंटम है, एक्चुअल मोमेंटम इज स्मॉलर देन द अनसर्टेनिटी. जो एक्चुअल मोमेंटम है वो क्या है? अनसर्टेनिटी से छोटा है. देयरफॉर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिफाइंड. क्या बोलेंगे? देयरफॉर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिफाइंड सिंस the actual momentum is smaller than the uncertainty, right? Since the actual momentum is smaller than the uncertainty in measuring momentum, uncertainty in measuring momentum, therefore the momentum of electron cannot be defined. Therefore the momentum of electron cannot be defined. Clear? Momentum of electron cannot be defined. Next question की तरफ चले अब हम. Right, ये था हमारा क्वेश्चन 2.61. Now next question 2.62. ओके, क्या है क्वेश्चन? द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन अ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. ओके, इफ एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस हैव द सेम एनर्जी लिस्ट. ठीक, क्या करना है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर ली है क्या एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो एन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 है. ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 4. एल हमें क्या बताता है? सबशेल के बारे में बताता है. एल क्या बताएगा हमें सबशेल के बारे में? एल इज इक्वल टू 0 यानी कि एस. एल जो 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ. ठीक, यहाँ पे एल क्या है? 2 है तो यानी कि डी. तो ये कौन सा बन जाएगा? ये है 4D सीरीज. सेकेंड की बात करें तो एन इज इक्वल टू 3 और फिर एल इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 3D सीरीज. 4 है, ठीक है, और L1 है. L1 किसके लिए? P के लिए, तो ये 4P सीरीज. फिर 3 and 2 तो 3D सीरीज, अगेन 3D सीरीज. फिफ्थ वन इज 3 and 1
तो 3p सीरीज, और सिक्स्थ है 4 1, सो इट्स 4p सीरीज. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर तो यहां पे क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि किस तरीके से इसको हम बताएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर को. पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, 4d का. सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी होगी यहाँ पे, 4d की एनर्जी होगी. फिर उसके बाद किसकी एनर्जी होगी, 4d के बाद, 4d के बाद किसकी एनर्जी है यहाँ पे, 4p की. ठीक है, 4d के बाद किसकी एनर्जी है यहाँ पे, 4p की, 4p एंड 4p, सो 4p. ठीक है, d के बाद p आ गया यहाँ पे. अब एक 3d बचा है और 3p बचा है, 3d एंड 3p. इसके बाद किसकी हो जाएगी बताइए, 3d की हो जाएगी, और फिर सबसे कम किसकी हो जाएगी, 3p की हो जाएगी. तो यहाँ पे फर्स्ट 4p कहाँ कहाँ है, थर्ड एंड फोर्थ. तो थर्ड की एनर्जी इज सिमिलर टू सिक्स्थ की एनर्जी. फिर 3d कहाँ है, सेकेंड एंड फोर्थ में. तो सेकेंड की एनर्जी सिमिलर टू फोर्थ की एनर्जी, एंड देन फिफ्थ. तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज. क्या है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. क्लियर, डन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. 2.63, कौन सा क्वेश्चन है, 2.63. So the question is, the bromine atom, क्वेश्चन क्या है, द ब्रोमीन एटम possess 35 इलेक्ट्रॉन. एक ब्रोमीन एटम है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 35 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिट, ठीक है, एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन 4p ऑर्बिटल. विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. किसके पास सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जो दूर होगा. ठीक है, जो जितना ज्यादा दूर होगा उसके पास उतना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट होगा. तो कौन दूर है, क्या क्या है यहाँ पे, 2p, 3p एंड 4p. सबसे पास 2p, उसके बाद 3p, और सबसे बाद में क्या आ जाएगा, 4p आ जाएगा. तो 4p एक्सपीरियंस दी लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्लियर है, समझ में आया. कौन करेगा सबसे कम, 4p करेगा. सो 4p लिख दे, 4p एक्सपीरियंस, 4p इलेक्ट्रॉन और 4p ऑर्बिटल experience the lowest effective nuclear charge. 4p orbital experiences the lowest effective nuclear charge because the maximum magnitude of screening या फिर shielding effect, क्योंकि जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, जितना ज्यादा उसका क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, वी कैन से शील्डिंग इफेक्ट. सो इट्स फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस. क्लियर है, क्यों ये होगा, क्योंकि इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस. डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज, ये क्या हो जाएगा, ये काफी ज्यादा दूर है फ्रॉम the nucleus. Done? Clear? Next question पे चले. 2.64.
2.64. So 2.64 question है, among the following pair of orbitals which orbital will experience the largest effective nuclear charge. Okay, यहाँ पे बताना है कि कौन ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करेगा, ठीक है, किसमें ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा. So सबसे पहला क्या है, 2s and 3s. तो लार्जेस्ट न्यूक्लियर चार्ज किसमें होगा, जो ज़्यादा पास में है. सो 2s इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस दी मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जो जितना पास में होगा वो उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा. क्लियर है. सो नोट दैट, ठीक है, क्या नोट करना है हमें, क्या बताना है, ग्रेटर द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. नोट दैट ग्रेटर द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना ज्यादा पास में होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास में होगा, ठीक है, ग्रेटर द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है, ग्रेटर द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, towards the nucleus. तो यहां पे क्या होगा, towards the nucleus, more will be the effective nuclear charge. More will be the effective nuclear charge. More will be the effective nuclear charge. तो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, पास में कौन है, सो 2s, ठीक है, 2s विल एक्सपीरियंस द लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सेकेंड वाले की अगर हम बात करें तो सेकेंड में है 4d and 4f, 4d and 4f. सो कौन एक्सपीरियंस करेगा, 4d पास में है, राइट. सो 4d विल एक्सपीरियंस द लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. नाउ थर्ड वन, 3d and 3p, 3d and 3p. इसमें बताओ 3d and 3p, इसमें क्या हो जाएगा, d या फिर p, कौन है, p वाला. सो 3p विल एक्सपीरियंस द लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. डन. 3p विल एक्सपीरियंस द लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्लियर है. ये था हमारा क्वेश्चन 2.64. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2.65. यस, आज ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर लेंगे. 2.65. सो 2.65 क्या है क्वेश्चन, the unpaired electron in aluminium and silicon are present in 3p orbital, and which electron will experience more effective nuclear charge from the nucleus. सबसे पहले क्या बताना है, number of unpaired electron present in 3p orbital and कौन ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, ये हमको बताना है. ठीक है, क्लियर. सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13. ठीक है, किस तरीके से बताया था, सबसे पहले SPDF लिख लो. सो इट्स 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 10 हो गए. फिर 3s2 एंड देन 3p1, क्या हो जाएगा, 3p1. p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते थे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते थे, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए p में, बताइए.
p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए, 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर। सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है, Z इज इक्वल टू 14, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2. Done. So the unpaired electron in silicon will experience the more effective nuclear charge. क्यों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका प्रोटॉन ज्यादा होगा, जिसका प्रोटॉन ज्यादा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो ज्यादा होगा। समझो क्या कह रहे हैं, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसके पास प्रोटॉन ज्यादा होगा, और जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो ज्यादा होगा। समझ में आया, क्लियर है, डन। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 एंड यहां पे क्या हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, silicon will experience more effective nuclear charge, more effective nuclear charge from the nucleus, because atomic number is more, because atomic number is more, hence proton is more, so nuclear charge is greater. सब किस पे डिपेंड करता है, सबके सब प्रोटॉन पे डिपेंड करते हैं, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतने ज्यादा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शो करेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2.66, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.66, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिप्टॉन। इनमें हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो SPDF, इससे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बार बार राबो प्रिंसिपल बनाने की जरूरत नहीं है। फॉस्फोरस कितने नंबर पे होता है, 15 नंबर पे है, सो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, ठीक है, 3s2, 3p, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3p3। उसके बाद है सिलिकॉन का, अभी हमने देखा था सिलिकॉन 14 नंबर पे होता है, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम क्या है, एक्सेप्शन है, ये 24 नंबर पे आता है। क्रोमियम क्या है, एक्सेप्शन है, इसका होता है 3d5, लास्ट का लिख रही हूँ, एंड 4s1। कितना हो जाएगा, 3d5 एंड 4s1। ऐसे ही आयरन की बात करें, Fe की बात करें तो ये कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 26 नंबर पे आने से ये हो जाएगा 3d6 एंड 4s2। कितना हो जाएगा, 3d6 एंड 4s2। इसके बाद है क्रिप्टॉन, Kr, ये कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है 36 नंबर पे, एंड ये एक नोबल गैस है, ये 36 नंबर पे आएगा, और ये क्या है, एक नोबल गैसेस का 3d और वी कैन से p, ठीक है, 3d एंड 4p दोनों फिल होते हैं, 3d 10 है एंड 4p 6 है, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, देखो ये तो पेयर्ड हो जाएगा। 6 की बात करें तो 5 फिल कर सकते हैं, एक और फिल कर दिए तो कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो इस तरीके से फिल करेंगे, डी की बात करते तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 ऐसे फिल कर दिया, यहाँ पे एक आगे तो कितने बचे, 1 2 3 4, 4 ही अनपेयर्ड अभी बचे हुए हैं। इसकी बात करें तो 5 इसमें है, एक इसमें, तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो 6 फिल कर, ये 2,
So 2 unpaired electron. And then 3 unpaired electron. क्लियर? समझ में आ गया किस तरीके से करेंगे? P की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, राइट? नाउ 2.67. Next question is 2.67. Last question of this class. So read करिए 2.67 क्या question है, क्या कह रहा है? How many subshell are associated with n is equal to 4? अगर n is equal to 4 है तो कितने subshell present होंगे? How many electron will be present in the subshell having ms? ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ -12 फॉर n इज इक्वल टू 4. तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर n की वैल्यू 4 है तो कितने सबशेल होंगे? बताइए, अगर n की वैल्यू 4 है तो कितने सबशेल होंगे? यस, 4. n इज इक्वल टू 4. अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है, सो नंबर ऑफ सबशेल कैसे पता करते हैं? L से पता करते हैं. L0, L1, L2, L3, L4. ठीक है, N4 की बात करें तो L0, 1, 2, 3 मिला के कितने हो गए? 4 हो गए. मिला के कितने हो गए? 4. तो सबशेल कौन कौन से हैं? सबशेल है L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3. SPDF. SPDF ये फर्स्ट वाले का आंसर है. सेकंड वाले का आंसर है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल हैविंग ms. ठीक है, यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, कैसे पता करते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट n स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी कि 16. Total number of electron present in 16 and each orbit have an electron. क्या कह रहे हैं? Each orbit have an electron in ms is equal to -12. कितना है? -12 is also 16. Clear? Total number of electron with ms is -12. ठीक है, -12 कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? टोटल 16 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, राइट? और यहां पे हमारा जो चैप्टर है वो होता है फिनिश. अब हम क्या करेंगे? न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ. तब तक इन सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आपको खुद करने हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है. सो यू हैव टू कैलकुलेट बाय योर ओन एंड यू हैव टू चेक कि यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो आपने आंसर निकाला उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. ओके, एंड प्लस जो भी डाउट होंगे यू गाइस कैन आस्क. यहाँ पे हमारा चैप्टर completed. ठीक है, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.